नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा से पूर्व हमने समास के भेदों के बारे में जाना था। समास का परिचयात्मक ढांचा पढ़ा था। आज हम समास के जो 6 भेद पढ़े थे उन भेदों के बारे में समग्र वार्ता करेंगे। देखिए, जो समास का पहला भेद हमने कौन सा पढ़ा था? अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास। देखिए, इस समास में क्या होता है कि समास के प्रकारों में भी हमने जाना था पदों की प्रधानता के आधार पर कि जिस समास का पूर्व पद या प्रथम पद प्रधान होता है वहां आपके अव्ययीभाव समास होता है। देखिए, इधर इनकी शर्तों को जाने कि वह समास जिसका सामासिक पद है क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है, या यूं कहे कि जिनका जो पूर्व पद है वह अव्यय होता है और जो द्वितीय पद होता है वह आपके क्या हो? संज्ञा हो। ध्यान से सुनिए, परिभाषा में आप लिखिए, वह समास जिनका पूर्व पद, या इन्हें दूसरे शब्दों में प्रथम पद कह सकते हैं, पूर्व या प्रथम पद अव्यय और द्वितीय पद संज्ञा युक्त हो तो वहां अव्ययीभाव समास होता है। वहां अव्ययीभाव समास होता है। अब यहां सबसे पहले अपने को जानना है अव्यय होता क्या है। ये तो परिभाषा में जान लिया कि वहां समास जिनका पूर्व या प्रथम पद अव्यय हो और द्वितीय पद संज्ञा युक्त हो तो वहां अव्ययीभाव समास होता है। लेकिन सबसे पहले अपने को जानना ये है, हमें ये जानना है कि अव्यय होता क्या है। देखिए, यहां अव्यय के बारे में एक सामान्य सी आप इनका शाब्दिक अर्थ देखिए। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जिनका व्यय न किया जा सके। तो यहां इस हिंदी व्याकरण में अव्यय का अर्थ होता है कि वे शब्द जिनके ऊपर लिंग, वचन या विभक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो अपने मूल रूप में ही रहते हैं, जिन्हें परिवर्तित नहीं कर सकते, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, उन्हें अव्यय कहते हैं। अब देखिए, हिंदी में जो अव्यय है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है समुच्चय बोधक, तीसरा होता है संबंध बोधक, और जो चौथा होता है वो होता है आपके विस्माद्य बोधक अव्यय। अव्यय के भेद 4 होते हैं, लेकिन 3 ऐसे जो व्याकरणिक पद होते हैं वो भी आपके अव्यय की तरह ही कार्य करते हैं। क्यों? मतलब इनका मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अव्ययीभाव समास में इनका उल्लेख होगा। देखिए, अव्यय के भेद तो 4 होते हैं, लेकिन 3 ऐसे व्याकरणिक पद होते हैं जिन्हें अव्यय में शामिल तो अपन नहीं करते, लेकिन वो होते अव्यय की तरह ही, क्योंकि उन्हें भी परिवर्तित नहीं कर सकते और न ही उनके ऊपर लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है। कौन कौन से 3 होते हैं? एक होता है आपके निपात, एक होता है निपात, दूसरा होता है उपसर्ग और तीसरा होता है प्रत्यय। ये याद रखें। निपात वे शब्द जिनका प्रयोग करने से वाक्य में नवीनता आती है। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं, यह कार्य, उदाहरण में देखिए आपके, यह कार्य मैं ही कर सकता हूं, कर सकता हूं। इस उदाहरण को आप ध्यान से पढ़िए। यह कार्य मैं ही कर सकता हूं, इस वाक्य के अंदर निपात कौन सा है? ही है। अब देखिए, यहां इस निपात के प्रयोग करने से वाक्य में क्या अर्थ आया? नवीनता ये आई कि इस कार्य को मेरे अलावा कोई और कर नहीं सकता। यह कार्य मैं कर सकता हूं, अगर ये वाक्य सीधा होता तो मैं के अलावा और बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही शब्द आया तो ही का मतलब यहाँ यही हुआ कि इस कार्य को मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता। तो ये निपात, ये भी अव्यय की तरह कार्य करते हैं। उपसर्ग तो आप जानते ही हो, मूल शब्दांश के आगे जुड़ते हैं, मूल शब्दांश के आगे
जुड़ने का कार्य मूल शब्दांश के आगे जुड़ते हैं, आगे जुड़ने का कार्य जुड़ना उपसर्ग कहलाता है, और प्रत्यय आपके शब्दांश के या मूल शब्दांश के पीछे, मूल शब्दांश के पीछे जो जोड़ते हैं वो आपके होता है प्रत्यय होता है। अब यहां मैंने ये अवयव क्यों बताया, ध्यान से सुनिए कि हिंदी भाषा में जो अव्ययभाव समास है, ये अव्यय है अधिकांश किस रूप में काम करेगा, उपसर्ग के रूप में काम करेगा। किस रूप में काम करेगा, उपसर्ग के रूप में काम करेगा। अब यहाँ ध्यान से सुनिए कि जो अव्यय है वो किन शब्दों के आगे हमेशा लगते हैं या किन शब्दों के आगे आते हैं, तो ये अधिकांश है वो आपके विकारी शब्दों के आगे आते हैं, विकारी शब्दों के आगे। और विकारी शब्द कितने होते हैं, 4 शब्द होते हैं। अभी आप इनका अव्ययभाव समास का सामान्य परिचय ले रहे हैं। एक होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण, और जो चौथा होता है वो आपके क्रिया। अब ध्यान दीजिए, समास में इस क्रिया का प्रयोग अधिकांश मतलब बहुत क्रिया का प्रयोग होता नहीं है। विशेषण का प्रयोग है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, अधिकांश है वो आपके कर्मधारय समास के अंतर्गत किया जाता है, याद रखना। सर्वनाम है, इसका प्रयोग अधिकांश किसके अंतर्गत किया जाता है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत, बहुव्रीहि। अब संज्ञा का प्रयोग है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, परिभाषा क्या है कि वह समास जिनका पूर्व पद प्रथम पद अव्यय हो और द्वितीय पद संज्ञा हो। तो इसका मतलब संज्ञा वो आपके किसके अंतर्गत आएगी, अव्ययभाव समास के अंतर्गत। तो अब इसकी रूपरेखा क्या बनती है, देखिए, पहला पद अव्यय हो, अव्यय, दूसरा मतलब शब्द में इन्हें अपन उपसर्ग कह सकते हैं। अगर वो किसी संज्ञा के साथ में मेल करता है तो वहां कौन सा समास रहेगा, अव्ययभाव समास रहेगा। अगर किसी सामासिक पद की रचना है वो इस तरह से होती है, अव्यय उपसर्ग और उनके साथ में संज्ञा का मेल हो, और उसमें भी याद ये रखना है कि अव्यय या उपसर्ग की प्रधानता हो, प्रधानता अव्यय या उपसर्ग की हो, क्योंकि इसकी परिभाषा यही कहती है कि वह समास जिनका पूर्व या प्रथम पद अव्यय और द्वितीय पद संज्ञा युक्त हो। और इन्हें दूसरी शब्द में इनकी परिभाषा यही है कि वह पदों की प्रधानता के आधार पर पढ़ी थी कि वह समास जिनका प्रथम पद प्रधान हो। इसका मतलब अव्यय और उपसर्ग हो, उनके साथ संज्ञा, लेकिन अव्यय और उपसर्ग है वो आपकी क्या हो, प्रधान हो। प्रधान का मतलब ये हुआ कि जब इन सामासिक पद का अपन समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह है वो इन प्रथम पद के अनुसार होगा। अब एक उदाहरण देखिए, आप देखो, आप मैं उदाहरण लिख रहा हूं, पहले तो ये आप नोट कर लीजिए इनकी व्यू रचना, देखिए इधर थोड़ा ध्यान से। एक शब्द है आपके यथाविधि, यथाविधि, यथाविधि। अब आप इसमें यथाविधि के शब्द रचना को देखते हैं। यथा आपकी क्या है, अव्यय है या उपसर्ग है, इन्हें उपसर्ग, क्योंकि ये उपसर्ग के रूप में है, इन्हें अधिकांश के रूप में लेते हैं। और विधि, ये शब्द क्या है, संज्ञा है। अब देखिए, पहला पद अव्यय या उपसर्ग बिल्कुल है, द्वितीय पद आपकी संज्ञा है, लेकिन अब ये नियम क्या कहता है कि प्रधानता किसकी होनी चाहिए, पूर्व पद की, मतलब अव्यय की ही प्रधानता होगी। और वो समस्त पद प्रधानता होने से समस्त पद है वो क्रिया विशेषण की तरह कार्य करेगा। अब यहाँ देखिए, यथा विधि, यथा एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अनुसार या जैसा। तो यथा जिसका अर्थ क्या होता है, अनुसार या जैसा। अब यहाँ यथा विधि, क्या इसका समास विग्रह क्या होगा, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, ये इनका समास विग्रह है, यथा विधि, विधि के अनुसार। एक शब्द आपके देखिए, इधर शब्द लिखा हुआ है, दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, यथा। इस यथार्थ शब्द में संज्ञा संधि भी है और दूसरा उपसर्ग भी, समास भी है। अब देखिए, इनका संधि विच्छेद करोगे तो यथा धन अर्थ होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो पूर्व पद है या आपके जो प्रथम पद है ये यथा है, और द्वितीय पद है ये आपकी क्या है, अर्थ। नियम क्या कहता है, अव्यय, उपसर्ग, उसके बाद में संज्ञा, और समास विग्रह करते समय
या आपके अव्यय या प्रथम पद की प्रधानता होगी, उन्हीं के अनुसार उनका समास विग्रह होगा। यथा का अर्थ होता है, मैंने पहले ही कह दिया है, जैसा या अनुसार इसका अर्थ होता है। तो इसका समास विग्रह है यथार्थ का अर्थ के अनुसार भी आप लिख सकते हो, अर्थ के अनुसार, जैसा अर्थ हो वैसा, जैसा अर्थ हो वैसा, या यूं आप लिख सकते हो कि जैसा अर्थ हो व्यवस्था में, मतलब अब वो भी आप इनका समास विग्रह द्वितीय तरीके से भी कर सकते हो। देखिए अगला उदाहरण आप देखें, एक शब्द मैं लिख रहा हूं, शब्द है प्रत्यक्ष। ये शब्द आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी गया है स्टैंड बोर्ड में और कंपटीशन एग्जाम में भी प्रत्येक शब्द में पूछा गया कि इसमें मूल शब्द कौन सा है। ध्यान से सुनिए, जैसे प्रत्येक शब्द में दो पद है, एक तो आपकी प्रति है और दूसरा आपके अक्ष। इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो प्रतिधन अक्ष यन संधि का उदाहरण है। देखिए प्रतिधन अक्ष, पूछा जाता है कि इसके अंतर्गत जो मूल शब्द कौन सा है। अगर विकल्प में अक्ष लिखा हुआ है तो हम सीधा अक्ष की तरफ जाते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी भी अगर प्रत्यक्ष के संबंध में पूछा जाए कि मूल शब्द कौन सा है तो यहाँ अक्ष न होकर के अक्षी होता है। कौन सा होता है? अक्षी होता है। अब क्यों होता है, इसका कारण ये है कि जो आपके अक्षी है, अक्षी के संबंध में अगर वो अविभाव उदाहरण में होता है, अविभाव के उदाहरण के रूप में अगर द्वितीय पद है, हालांकि द्वितीय पद में ही रहेगा, अगर द्वितीय पद के रूप में है तो वो अक्षी है, वो किस रूप में हो जाता है? अक्ष रूप में हो जाता है। इसी कारण से इस अक्षी के संबंध में तीन उदाहरण बनते हैं। एक तो होता है समक्ष, यहाँ पर भी अक्ष समधन अक्ष, लेकिन यहाँ अक्षी है। और उसके बाद में एक होता है परोक्ष, परोक्ष, और एक होता है प्रत्यक्ष। अब इन तीनों के अंदर ही आपके जो उत्तर पद है या यूं के जो द्वितीय पद है वो कौन सा है? अक्ष है, लेकिन यह है क्या? मूल शब्द के रूप में अक्षी है, जो अविभाव समास के रूप में जाते ही अक्ष के रूप में हो जाता है। अब यहाँ जैसे आप किसका प्रत्यक्ष का समास विग्रह करोगे, प्रत्यक्ष का होता है जो आंखों के सामने, तो इस प्रत्यक्ष का समास विग्रह होगा अक्षी के सामने, अक्षी के सामने, अक्षी के सामने या आंखों के सामने लिख सकते हो। और परोक्ष का क्या होगा? अक्षी से परे, अक्षी से परे, अक्षी से परे, मतलब जो आंखों से दूर हो, आंखों के सामने ना होकर के आंखों से दूर हो। इस प्रकार के जितने भी उदाहरण बनते हैं वो भी आपके किसके अंतर्गत आएंगे? अविभाव समास के अंतर्गत आएंगे। वैसे नियम भी यही है, उपसर्ग और अव्यय द्वितीय पद आपकी संज्ञा, प्रथम पद की प्रधानता, उनके अनुसार अगर समास विग्रह होता है तो वहां अविभाव समास होता है। अब अविभाव समास के विशेष तथ्यों के बारे में जानते हैं। विशेष तथ्यों के संबंध में देखिए इधर, विशेष तथ्यों में जैसे अपन बात करते हैं अविभाव समास में, विशेष तथ्य, विशेष तथ्य देखिए, अगर कहीं पर भी पहला और द्वितीय पद, ध्यान से सुनिए, पहला और दूसरा पद, पहला और दूसरा पद अगर समान हो, समान होने की स्थिति में, समान होने की स्थिति में, देखिए कहीं पर भी अगर सामासिक पद में, वापस ध्यान से सुनिए, नियम ये कहता है कि अगर पहला पद जिन्हें हम पूर्व पद कहते हैं, दूसरा पद जिन्हें हम उत्तर पद कहते हैं या पर पद भी कह सकते हैं, कि अगर ये दोनों ही पद समान होते हैं तब उस स्थिति के अंदर आपके अविभाव समास ही रहेगा। जैसे एक शब्द मैं लिखता हूं आपके सामने, शब्द देखिए, हाथों हाथ, हाथों, इसमें पूर्व पद हाथ है, द्वितीय पद हाथ है। ऐसे जितने भी उदाहरण बनते हैं, बहुत सारे अनगिनत उदाहरण इसके अंतर्गत बनते हैं, वे सारे के सारे अविभाव समास में होंगे। जैसे एक शब्द लिखा दिनों दिन, दिनों दिन, रातों रात, ऐसे जितने भी उदाहरण बनते हैं वे सारे के सारे किसके अंतर्गत जाएंगे? अविभाव समास के। अब वापस ध्यान से सुनिए,
कि अगर पहला पद अव्यय या उपसर्ग, द्वितीय पद संज्ञा और वहां प्रथम पद की प्रधानता, अर्थात जो उपसर्ग हो और उसके बाद में द्वितीय पद संज्ञा हो और समास विग्रह जब आप करोगे तो समास विग्रह है वह आपके उस उपसर्ग या अव्यय के अर्थ के अनुसार होता है, तब उस स्थिति के अंदर अव्ययीभाव समास रहेगा। द्वितीय स्थिति ये होती है कि अगर किसी सामासिक पद में प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों एक समान होते हैं, तब उस स्थिति के अंदर भी आपके कौन सा समास रहेगा? अव्ययीभाव समास रहेगा। जैसे हाथों हाथ, हाथ है हाथ में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, रातों रात, रात ही रात। तो इस स्थिति के अंदर भी आपके कौन सा समास रहेगा? अव्ययीभाव समास। एक और विशेष स्थिति में, तीसरी स्थिति या यूं कहेगा, आप पहला ये लिखो या नहीं तो भले आप दूसरी स्थिति या लिख लीजिए। दूसरी स्थिति अभाव के योग में, अभाव के योग में कौन सा समास रहेगा? अभाव के योग में अव्ययीभाव समास रहेगा। अभाव के योग में जैसे आप मतलब ये पर्टिकुलर नियम लेते हैं तो इसके अंतर्गत जो सामासिक पद बनेगा उसमें अधिकांश निरुपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? अधिकांश निरुपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिए, ऐसे जितने भी उदाहरण बनते हैं उसके अंतर्गत आपके मतलब अधिकांश है वो निरुपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। एक मैं आपके सामने उदाहरण दे रहा हूं, निर्जन। निर्जन संधि विच्छेद तो नि धन जन विसर्ग संधि होगी और इन्हें उपसर्ग के रूप में लेते हैं तो निर रहेगा, निर्धन मतलब जन। संधि तो यही होगी, नि धन जन विसर्ग संधि और निर उपसर्ग है। तो यहां देखिए निर्जन का निर का अर्थ वैसे अभाव होता है उपसर्ग के रूप में, तो इसका समास विग्रह होगा जन का अभाव। अभाव, जन का अभाव। अगर ये शब्द लिखे निर्जल, निर्जल, तो इसका क्या बनेगा? जल का अभाव, जल का अभाव। अगर यहां शब्द लिख ले आपके बेचैन, बेचैन, बे उपसर्ग है, बे का अर्थ से रहित होता है, चैन का अर्थ आराम होता है, शांति होती है। चैन रहित, आराम रहित, शांति रहित। वैसे यहां चैन रहित लिख सकते हो आप, यहां शांति रहित, शांति रहित, ये भी समास होगा। तो वापस ध्यान से सुनिए, पहली स्थिति अव्यय, उपसर्ग और द्वितीय पद संज्ञा हो, प्रधानता अव्यय या उपसर्ग पहले पद की या प्रथम पद की हो, समास विग्रह उसके अर्थ के अनुसार हो। द्वितीय नियम में पढ़ा था कि जहां पहला पद और द्वितीय पद दोनों समान हो, तब उस स्थिति के अंदर आपके कौन सा समास रहेगा? अव्ययीभाव समास। इस स्थिति मतलब इस नियम में बहुत सारी स्थितियां ऐसी आएगी कि जिसमें पहला पद और द्वितीय पद के सामने ये योजक चिन्ह आएगा, और अधिकांश किताबों में लिखा हुआ भी यही है कि जहां पर इन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो उस स्थिति के अंदर द्वंद्व समास होता है। लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ है नहीं, आपको दिमाग से इस नियम को हटा देना है। कहीं पर भी भले ये नियम लगे, सॉरी ये चिन्ह आ जाए बीच में, लेकिन अगर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान हैं तो उस स्थिति में आपको आंखें बंद करके कौन सा समास लिखना है? अव्ययीभाव समास। उसके बाद में तीसरा अभाव के योग में, तो यहाँ ये आपके निर्जन है, निर्जल है, बेचैन, बहुत सारे उदाहरण से बनेंगे, ठीक है। जहाँ किसी चीज का अभाव होता है, और अभाव तो होगा लेकिन उसमें भी नियम तो पहला वाला ही काम करेगा, क्योंकि पूर्व पद है, उसमें भी उपसर्ग या अव्यय है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो पूरा सार कहने का मतलब ये है अव्ययीभाव समास का, जिसका पूर्व पद है अव्यय होगा और समस्त पद है क्रिया विशेषण की तरह अगर कार्य करता है। ध्यान रखना, सबसे बड़ी विशेषता अव्ययीभाव समास की, अगर जिस समास का पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग युक्त हो, द्वितीय पद संज्ञा ही हो, और अगर वो समस्त पद या सामासिक पद है क्रिया विशेषण की तरह कार्य करता है, मतलब क्रिया की विशेषता बताते हुए इस तरह से कार्य करता, जैसे भरपेट, पेट भरकर, मतलब ये विशेषता क्रिया विशेषण की, समस्त पद क्रिया विशेषण मतलब क्रिया विशेषण की तरह है, भरपेट, पेट भरकर। ऐसे उदाहरण जितने भी होंगे वे सारे के सारे आपके किसके अंतर्गत आएंगे? अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो वापस इस अव्ययीभाव समास को अच्छी तरीके से समझ लेना, और इनके कुछ मैं उदाहरण आपके सामने लिखवा रहा हूं। देखिए, शब्द मैं आपके सामने लिख रहा हूं,
यथावसर, पहला। दूसरा, आपको इसको समास विग्रह करना है, बाकायदा, बाकायदा। निर्मक्षिकाणाम, मक्षिकाणाम। चौथा, निडर। पांचवा आप लिख लीजिए, पांचवें उदाहरण में आप लिखो, बोलिए आप, यथेच्छा, यथेच्छा। छठा, लाजवाब। अब इन उदाहरणों को आप देखिए। पहला उदाहरण देखिए, यथा अवसर, यथा अव्यय आपके उपसर्ग है और इन्हीं के अनुसार इसका समास विग्रह किया जा रहा है। मतलब इसका समास विग्रह क्या होगा? अवसर के अनुसार। बाकायदा, कायदे के अनुसार। अब समास विग्रह करते समय ध्यान ये रखना है कि जो अव्यय है या जो उपसर्ग है वो अर्थ क्या दे रहा है। वो समझते आप सामासिक पद पढ़ोगे तब क्लियर हो जाएगा कि ये सामासिक पद कहना क्या चाहता है। बाकायदा मतलब कायदे, उन्होंने बाकायदा कार्य किया, मतलब कायदे के अनुसार कार्य किया। अगला उदाहरण जैसे निर्माक्षिकाणाम, उदाहरण पढ़ा, इस नियम पढ़ा था, निर तो उपसर्ग रहेगा अधिकांश ऐसे उदाहरणों में। और जहाँ किसी चीज वस्तु का अभाव होता है तो यहाँ अभाव किसका है? मक्षिकाणाम, मक्खियों का। तो मक्खियां रहित या मक्षिकाणाम रहित, ये भी आप लिख सकते हो, मक्षिकाणाम रहित। ये संस्कृत में अधिकांश ऐसे उदाहरण रहते हैं। निडर, ये अभी पढ़ा था, किस वस्तु, यहाँ किसका अभाव हो रहा है? डर का। निडर, डर रहित, डर रहित। यहां देखिए यथेच्छा। अब इसका आप जैसे संधि विच्छेद करोगे, यथा धन इच्छा, कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। यथा पहला पद क्या है? यथा। दूसरा पद क्या है? इच्छा। किसके अनुसार? क्यों उन्होंने यथेच्छा कार्य किया, इच्छा के अनुसार कार्य किया। किसके अनुसार? इच्छा के अनुसार। तो यहां इसका समास विग्रह क्या होगा? इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार। उसके बाद में अगला है लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो। उपसर्ग ला उपसर्ग है, जिसका कोई जवाब ना हो। लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो, नहीं हो। और उस, तो ये आपके 6 मुख्यतः उदाहरण हो गए। अब हम जो तत्पुरुष समास है उसके बारे में सामान्य सा परिचय कर लेते हैं। देखिए, जो तत्पुरुष समास है, ध्यान से सुने आप थोड़ा। तत्पुरुष समास सामान्य सा परिचय देखिए। सबसे बड़ी तो इनकी विशेषता यही होगी, दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान। अब यहां दूसरा पद प्रधान होने से, मतलब जाने से पूर्व हम इनके भेदों के बारे में जानते हैं कि तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण, और दूसरा होता है व्याधिकरण। क्या होता है? व्याधिकरण। समानाधिकरण है वो 2 भेदों में बटा हुआ है। एक होगा कर्मधारय और दूसरा होता है द्विगु, जिनका पहला पद संख्यावाची हो और यहाँ विशेषण विशेष या उपमान उपमेय का मेल होगा, वो आगे पढ़ेंगे उस समय। और व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद, क्योंकि ये कारकों के आधार पर, ये विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष के भेद लिए गए। और उनमें से जब मैंने आपको पढ़ाया था कारक के 8 भेद होते हैं, जिनमें पहला कारक था वो कर्ता कारक, और जो सबसे अंतिम कारक था वो आपके संबोधन कारक है। उन दोनों कारकों को आप हटा दीजिए, बाकी कितने कारक शेष बचते हैं? 6 बचते हैं। तो इन 6 कारक के आधार पर ही व्याधिकरण तत्पुरुष के भेद लिए गए हैं।
और उसके बाद में जो तत्पुरुष समास के बारे में हम आने वाली या आगामी कक्षा में जिक्र करेंगे। धन्यवाद।